बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पे बैक पीरियड, जैसा कि पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना जो भी उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होता है उसके अगेंस्ट वो अर्निंग शुरू कर देती है। दो इसके मेथड्स हैं। इनफैक्ट एक तीसरा भी है जिसमें डिस्काउंटेड निकाला जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम इसके दो मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेथड हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो है वो अ, हमने इवन इनफ्लोज देखे थे और इवन इनफ्लोज पे किस तरह निकाला जाता है पे बैक पीरियड, वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एक तो अनइवन कैश फ्लो जब दिया हुआ हो तो किस तरह हम पे बैक पीरियड निकालते हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। और नंबर सेकंड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पिप्पा के पास पेपर्स में आए, और एक क्वेश्चन हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, खान एंड जेन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है जिसमें कैपिटल बजटिंग के पांचों मेथड्स जो है उनको अप्लाई किया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम उस सवाल से सिर्फ पे बैक पीरियड का डेटा उठाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अगर पे बैक पीरियड अनइवन कैश फ्लो में हो तो उसका फॉर्मूला होता है ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी प्लस अनकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो हम इजीली पे बैक पीरियड अनइवन कैश फ्लो में निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने उसमें ख्याल रखनी है वो ये ख्याल रखना है कैश फ्लो निकालते हुए कि हमें जो है वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए होता है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमें चाहिए होता है। जब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमें मिलेगा उसके बाद ही हम लगाते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें टैक्स वगैरह की कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई, टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं बताया है, तो ऐसी सूरत में तो जो भी कैश फ्लो दिया हुआ है वही आफ्टर टैक्स अज्यूम होता है, आफ्टर टैक्स। लेकिन जहाँ टैक्स का इम्पैक्ट उसने बताया है, टैक्स की परसेंटेज दी है, डेप्रिसिएशन वगैरह, तो वहाँ पर फिर हमने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना होता है। तो अब वो किस तरह निकालते हैं कि इलस्ट्रेशन है, ये खान एंड जेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इलस्ट्रेशन है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट है पे बैक पीरियड हमें निकालना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 की हो रही है। ये एक मिलिंग कंट्रोल खरीद रहे हैं, मशीन समझ लें, मशीन खरीद रहे हैं 50,000 रुपए की। इसकी लाइफ 5 साल है और इसका टैक्स रेट जो है वो 35% है। कैश फ्लो जो है वो आपके पास दिया हुआ है, ये बिफोर टैक्स कैश फ्लो उन्होंने आपको दिया हुआ है। 10,000 फर्स्ट ईयर का है, 10,692 सेकेंड ईयर का है, 12,769 थर्ड ईयर का है, और फोर्थ ईयर का 13,462 है, और फिफ्थ ईयर का 20,385 है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये अनइवन है, क्योंकि पाँचों साल में जो हमें कैश फ्लो मिल रहा है बिफोर टैक्स, तो ये जो है कैश फ्लो बिफोर टैक्स जो है ये हमें अनइवन उसमें मिल रहा है। अच्छा जी, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो उसमें जब टैक्स और इसका इम्पैक्ट आ रहा हो तो सबसे पहले आपने एक अदर टेबल बनाना होता है। वो कुछ ऐसे बने, ये फर्स्ट टेबल आपने बनाना है। जब भी डेप्रिसिएशन का जिक्र कर रहा हो, अनइवन आपका कैश फ्लो हो, और टैक्स की भी बात कर रहा हो, तो आप इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। टेबल के बगैर काम नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो आप टेबल बनाएंगे, इस इस टेबल के लिए आपके पास, आपने इसमें कितने, आपने एक पहला कॉलम आपने ईयर्स का दिया 1 2 3 4 5। कैश फ्लो बिफोर टैक्स जो कि क्वेश्चन में दिया था वो आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया। उसके बाद इस कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से आपने निकालना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे निकाला जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो डेप्रिसिएशन ऐसे निकालेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 है और लाइफ जो है 5 साल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू कोई दी हुई क्वेश्चन में, सैलवेज वैल्यू नहीं दी हुई, लाइफ 5 साल है। इसका मतलब है जो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो हर साल का 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। हम कॉस्ट को
लाइफ से डिवाइड कर देंगे, तो 10 5 साल जो है 10,000 रुपये में उसका डेबिट देना पड़ेगा। अब जब ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा और इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो पहले हमें मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ नहीं है, दूसरे साल 692 का है, तीसरे साल भी है, चौथे साल भी है, पांचवें साल भी है। ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमने टैक्स लगाया, 35% टैक्स रेट है, तो हमने जो है वो इन सब पे टैक्स लगा दिया, क्योंकि नील था तो 35% टैक्स नहीं लगा। अदरवाइज बाकी 4 ईयर्स में हमने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 35% टैक्स लगा दिया, तो ये टैक्स की अमाउंट आ गई। उसके बाद हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस किया, हमें मिल गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये हमारी आफ्टर टैक्स अर्निंग आ गई है, यानी कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से हमने डेप्रिसिएशन और टैक्स लेस किया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई, या आसान अल्फाज में बोले तो नेट इनकम आ गई। आफ्टर टैक्स नेट इनकम हमें मिल गई। अब क्योंकि हमें कैश फ्लो चाहिए, हमें चाहिए कैश फ्लो, तो कैश फ्लो का कंसेप्ट ये है, हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखते आए हैं कि हम प्रॉफिट में ऐड बैक कराते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट में ऐड बैक कराते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो अगर प्रॉफिट में ऐड बैक कराएं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर हमारा डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक कराएंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर के तौर पे, तो देखें आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट तो नील था, डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया, 10,000 रुपये आ गए। 450 था, डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया, 10,450 हो गया। 1,800 था, डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया, 11,800 हो गया। इसी तरह ये सो ऑन आपने सारे ऐड बैक करा दिए और इसका एक टोटल कर लिया। ईएटी का कहीं इस्तेमाल होगा, उसका टोटल कर लिया, और सीएफएटी का भी आपने टोटल कर लिया। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब जब मैं पे बैक पीरियड निकालूंगा, तो पे बैक पीरियड के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए होता है, उससे ही मैं निकाल सकता हूँ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता और आपके पास जो है वो इसका इंटरेस्ट का जो है वो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं होता, तो फिर आपके पास यही कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होता है, इसी को आप जो है वो अपने पास लेते। अब हम इसको आगे जो है इसकी वर्किंग करके इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब कैसे सॉल्व किया जाए पे बैक पीरियड अनइवन। सबसे पहले तो हमने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो था उसको हमने यहाँ पर एक कॉलम में कॉपी कर लिया। पहला कॉलम हमारा ईयर्स का है, दूसरे कॉलम में हमने अपने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को जो अभी निकाला उसको कॉपी कर लिया। और उसके बाद एक आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहला यहाँ रखा, सेकंड वाला आकर इसमें फर्स्ट में ऐड हुआ, ये अमाउंट आ गई। थर्ड वाला इस टोटल में ऐड हुआ, ये अमाउंट आ गई। फोर्थ वाला इस टोटल में ऐड हुआ, ये अमाउंट आ गई। और फिफ्थ वाला फिर इस टोटल में ऐड हुआ, तो ये अमाउंट आ गई। तो ये इस तरह हमने जो है इसका एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है वो निकाला है। अब ये जो क्यूमुलेटिव टैक्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, इस पर अब हम अपना कैश फ्लो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा कैश फ्लो का हमारा जो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला था, पे बैक मेथड का फॉर्मूला था, वो था ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी, ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। अच्छा, अब ये देखें, ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। आपने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की, तो इसका मतलब है कि 50,000 की आपने पूरी रिकवरी करनी होगी, उसके बाद से आप कमाना शुरू करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, पहले साल नहीं 50,000 पे मैं पहुंचा, दूसरे साल भी मैं 50,000 पे नहीं पहुंचा, तीसरे साल भी मैं 50,000 पे नहीं पहुंचा, इवन चौथे साल भी मैं 50,000 पे नहीं पहुंचा, लेकिन फिर पांचवें साल मैं 50 से ऊपर निकल गया। इसका मतलब है कि 4 साल के बाद से जो है मैंने अर्न करना शुरू किया। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पे ले लिया 4, उसके बाद अनरिकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। अनरिकवर्ड कॉस्ट आपके साल के शुरू में, यानी कितनी कॉस्ट जो है वो अब रिकवर होना
रह गई है। तो अगर हम देखें कि कितनी कॉस्ट रिकवर होना रह गई है, 50,000 की आपने कॉस्ट लगाई है, तो 44,500 तक आप पहुंच गए। इसका मतलब है तकरीबन 5,500 जो है वो रिकवर होना रह गया है। 5,500 जो है वो रिकवर होना रह गया है। 5,500 आपका रिकवर होना रह गया है। तो मैं आया, मैंने लिखा यहाँ पे 4 प्लस 5,500 जो रिकवर होना रह गया वो मैंने ले लिया। उसके बाद अगली चीज जो मुझे चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, वो चाहिए कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अब कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर जो है, यानी कि अगले साल जो आप कैश फ्लो कमा रहे हैं वो 16,750 कमा रहे हैं। अब ये जो कैश फ्लो आपने उठाना है, ये नेक्स्ट ईयर का उठाना है, ये लास्ट ईयर का उठाना है जो कि इस पीरियड के बाद आ रहा है। तो आपने 16,750 यहाँ पे ले लिया, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये पूरे का जो आंसर आया, नहीं 5,500 को 16,750 से डिवाइड किया, 4 में ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आया 4.328 ईयर्स। यानी कि 4.328 ईयर्स के बाद से आपने जो है वो अपनी अर्निंग शुरू कर देनी है, और आपका पे बैक पीरियड जो है वो 4.328 आ गया। तो फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए आपने जो है अनइवन कैश फ्लो का सवाल सॉल्व करना है। बहुत एहतियात से देखना है और बहुत आराम से इसको पुट करना है। अच्छा जी, अब ये पिप्पा का समर 2014 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहा है कि LTC is considering to invest in either of two mutually exclusive project, Project A and Project B. Both project involve the purchase of machinery with a life of 5 years. दोनों दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्ट जो है मशीनरी आपने खरीदनी है जिसकी लाइफ 5 साल है। द मशीन वुड कॉस्ट रुपीज 5,56,000। जो प्रोजेक्ट ए है इसकी मशीन 5,56,000 है, एंड वुड हैव अ डिस्पोजल वैल्यू 56,000, स्क्रैप वैल्यू 56,000 है। एट द एंड ऑफ ईयर 5 the project will earn annual revenue of rupees 100 per unit, and expected number of units to be sold are 7,000 units each year. Total cost would be rupees 500,000 per year. अच्छा, अब अगर मैं प्रोजेक्ट ए की बात करूं तो प्रोजेक्ट ए जो मुझे रेवेन्यू कमा के दे रहा है, अब ये जो रेवेन्यू मुझे कमा के दे रहा है वो 7,000 यूनिट्स पूरे साल के 100 रुपए पर यूनिट है। तो इसका मतलब है 7 लाख रुपए ये मुझे रेवेन्यू कमा के दे रहा है। 700,000 ये मुझे रेवेन्यू कमा के दे रहा है। और अगर मैं इस रेवेन्यू में से जो कॉस्ट उसने 5 लाख रुपए ये दी हुई है उसको मैं लेस करा दूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, या यहाँ पर मैं इसको कैश फ्लो से जो है इसको अज्यूम करता हूँ कि ये मेरा कैश फ्लो आ रहा है। नंबर सेकंड, अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो मशीन बी जो है वो 16 प्रोजेक्ट बी जो मशीन है वो 16,16,000 रुपए की है। डिस्पोजल वैल्यू का यहाँ पे हमने कोई इस्तेमाल नहीं करना। और प्रोजेक्ट वुड एक्सपेक्टेड टू अर्न एनुअल सेल्स रेवेन्यू 1 मिलियन। इसका जो रेवेन्यू है वो 1 मिलियन का, कॉस्ट इसकी भी 5 लाख रुपए है। तो ये जो है 5 लाख रुपए हमें कमा के दे रही है, और जो मशीन प्रोजेक्ट ए था ये हमें 2 लाख रुपए कमा के दे रहा है। तो इस तरह दोनों के रेवेन्यूज हमारे पास आ गए जो कि हमारा प्रॉफिट या कैश फ्लो है। अब अगर हम अपने फॉर्मूले की तरफ आए, क्योंकि सिंगल अमाउंट है इसका मतलब है ये इवन पे बैक पीरियड हमें चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहता है द पे बैक पीरियड टू द नियरेस्ट मंथ। तो अगर हम अब हमारा इवन वाला फॉर्मूला देखें और उसको जरा रिकॉल करें तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नेट एनुअल कैश इनफ्लो, प्रॉफिट या इनफ्लो सेम चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट क्योंकि 5,56,000 है, हमने 5,56,000 को जो भी हमारा इनफ्लो है 2 लाख रुपए का इनफ्लो है उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये तकरीबन जो है वो 2.8 और 2 ईयर्स और 8 मंथ्स और या 2 ईयर्स और 9 मंथ्स जो है वो हमारे पास आ गया डिवाइड करने के बाद। 2.8 ईयर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट है 16,000 या 1.616 मिलियन, 16,16,000। इनिशियल कॉस्ट को भी हमने डिवाइड कर दिया हमारे कैश फ्लो से, इनफ्लो से, जो कि 5 लाख रुपए आ रहा है।
तो इसका तकरीबन जो है हमें बना 3.2 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट ए जो है वो फिजिबल है, क्योंकि ये जो है हमें कम टाइम पीरियड में इसका पे बैक पीरियड है, और अब ये हमें बहुत जल्दी जो है ये अर्न करके देगा। ठीक है, तो ये समर 14 का क्वेश्चन था जो कि हमने देखा।